तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है, कंटिन्यू हमारी सीरीज चल रही है, बैच चल रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। और देखिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे आकर के, ठीक है। क्योंकि रोजाना हम वही चीज़ बताते हैं आपको कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, तैयारी करिए, ठीक है। और देखिए, फिर कोशिश करते रहिए, ठीक है, प्रयास करते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। क्योंकि आप जो भी थ्योरेटिकल आप पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकल पढ़ते समय आपको एक प्रैक्टिस सेट भी लगाना जरूरी होता है। क्योंकि आप जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित आप फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए। जैसे मान लीजिए कोई भी थ्योरेटिकल आपने पढ़ लिया, अब उससे संबंधित आप कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, तो वहाँ पर चीज़ें आपके और ज़्यादा आसान हो जाती हैं। जब आप प्रैक्टिस सेट को करते रहोगे और प्रैक्टिस सेट जब लगते रहेंगे, सॉल्व करते रहोगे आप, तो आपकी नॉलेज जो है कुछ ज़्यादा यानी ग्रोथ हो जाएगी आपकी, उसमें नॉलेज में भी ग्रोथ हो जाएगी। थोड़ा आपका जो तैयारी है उसमें भी ज़्यादा बेहतर, ठीक है, और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी वो। और आप इस चीज़ को करते रहिए। और देखिए, ये तो हमारी शाम के टाइम क्लास चलती है, और लेकिन इसके बाद जो क्लास चलती है हमारी सुबह, एक लाइव चलती है जो दिल्ली पुलिस को लेकर के, जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के। अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगवाया जा रहा है, ठीक है। और देखिए, वो जीके जीएस है, वो पूरा जीके जीएस का, मैथ का भी है। और जरूरी नहीं है कि देखिए वो केवल अभी दिल्ली पुलिस का ही कराया जा रहा है। तो देखिए, संबंधित ये है कि उससे संबंधित कहीं भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सीधा ये है कि वो जो जीएस के क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली पुलिस में आए, अन्य किसी में एग्जाम में नहीं आएंगे, तो वो अन्य एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। तो आप देखते रहिए उसको, प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व भी करते रहिए। आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। हमारे साथ जुड़िए और हम इधर क्वेश्चन बताते रहते हैं, तो आप भी देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते रहिए कि इतने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। मैं 10 क्वेश्चन रोजाना पर डे करा रहा हूँ, उसमें 10 क्वेश्चन में से कम आप जितना भी आप कर लोगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल क्लास है, और जो हमारी प्रैक्टिस सेट की क्लास है वो हमारी सुबह में 9 बजे लाइव होते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की हम बात कर रहे थे, ठीक है। सातवाहन वंश की हमने बात करी थी, सातवाहन वंश। और इससे पिछली वाली क्लास में मैंने, ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, ये पूरा सातवाहन वंश है, और ये देखिए इमेज आपको दिख रही होंगी। और मैं इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, आपको ये जो वंश दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपका सातवाहन वंश, ठीक है। ये जो आपका वंश दिखाई दे रहा है पूरा क्षेत्रीय विस्तार है सातवाहनों का। क्षेत्रीय विस्तार कहाँ कहाँ तक थे, ठीक है। आंध्र प्रदेश तक भी फैल गया था इनका, वहाँ पे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस पूरे क्षेत्र में ये वंश था जिसे हम कहते हैं सातवाहन वंश, ठीक है। चलिए, तो इसको, ये तो इमेज के थ्रू देख लिया आपने, ठीक है। देखिए, इससे पिछला जो वंश हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने कंडव वंश, ठीक है। कंडव वंश, और कंडव वंश का जो अंतिम शासक होता है, नाम होता है उसका सुशर्मा। क्या नाम होता है जी? जो कंडव वंश होता है, कंडव वंश का अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक सुशर्मा होता है। कौन होता है जी? सुशर्मा, ठीक है। कंडव वंश का जो अंतिम शासक होता है उसका नाम होता है सुशर्मा। और सुशर्मा का एक पुरोहित यानी जो अमात्य होता है उसका नाम होता है सिमुक। क्या नाम होता है? सिमुक। देखिए, यहाँ सिमुक देख सकते हैं आप। तो कंडव वंश का जो अंतिम शासक सुशर्मा होता है उसका एक सेनापति यानी अमात्य, उसका नाम होता है सिमुक। और सिमुक के द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती है जिसे कहते हैं हम सातवाहन वंश, ठीक है। पुराणों में इसे, ठीक है, पुराणों में इसे, ठीक है, पुराणों में इस वंश को आंध्र तथा अभिलेखों में इसे सातवाहन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है, इसलिए इसे कहते हैं आंध्र सातवाहन वंश। क्या कहते हैं जी इसे? इसलिए इसे कहते हैं आंध्र सातवाहन वंश, ठीक है। हो सकता है आपने चीजें पढ़ी हो लेकिन इतना नहीं पढ़ी हो जो इस क्लासों में चल रही हैं।
आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देखिए, मैंने कहा था ना, ये जरूरी नहीं है कि ये केवल दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के लिए ही यूजफुल है। ये आप अन्य किसी एग्जाम में बैठ जाइए, आप यहाँ से पढ़ करके आप अन्य किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस जो हाई लेवल एग्जाम होते हैं, देखिए उनमें ठीक है 50% तो आ ही जाएगा, ठीक है 100% ना कह करके, लेकिन जो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस है उसमें तो आपका कम से कम 100% हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन आपको रिवीजन भी ज़रूरी होगा उसमें, आप इसको पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करते चलिए, ठीक है। जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उन्हें मैं बताता चलता हूँ, साथ साथ बताता चलता हूँ, जो भी चीज़ें रिलेटेड होकर अगर आती हैं उन्हें भी मैं बताता हूँ, तो आप बस जुड़े रहिए, ठीक है। और ये मत देखिए क्लासें लंबी हो रही हैं, क्योंकि सब चीज़ें कराई जा रही हैं इसमें, जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इंपॉर्टेंट सा लगता है उसको, सब चीज़ को कराया जाता है इसमें, ठीक है। और देखिए यह है कि आजकल एग्जाम का पता नहीं है, पैटर्न का कोई पता नहीं है किस प्रकार से क्वेश्चन आए, हार्ड भी आ सकते हैं, आसान भी आते हैं। कभी कभी बेसिक से पूछ लेता है क्वेश्चन की, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछता है, कभी इतना डिटेल में पूछता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि हमने पढ़ाई कहाँ से, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, जबकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पुराणों में इस वंश को आंध्र तथा अभिलेखों में इस वंश को सातवाहन के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस वंश का नाम है आंध्र सातवाहन वंश। क्या है जी? आंध्र सातवाहन वंश, इसलिए इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। समय अवधि की बात करें तो इस वंश की समय अवधि कब तक चली थी? तो ये चलता है आपका कब तक, 30 BC से लेकर के 30 BC, ठीक है। BC तो आप जानते हैं, BCE कर देता हूं मैं, 30 BCE से लेकर के, ठीक है 250, ठीक है कितना 250, तो 250, ठीक है 250 CE, ठीक है कॉमन एरा। तो 30 BCE से लेकर के 250 CE तक इस वंश का शासनकाल चलता है। 30 BCE का मतलब बिफोर ऑफ क्रिस्ट, यानी यहाँ पर जो हम बात करेंगे इसकी, तो इसका बात करेंगे बिफोर ऑफ कॉमन एरा, ठीक है। बिफोर ऑफ कॉमन एरा से लेकर के 30 BC से लेकर के 250 AD तक, यानी शासनकाल चलता है। ईसा पूर्व से, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं तो उन्हें तो ये पता होगा, लेकिन जो अभी जुड़े हैं तो उनको नहीं पता होगा, तो ठीक है ईसवी। और मैंने ये बताया भी था क्लास में ईसवी और ईसा पूर्व क्या है, ठीक है। तो ये था इसका वंश का शासनकाल, ठीक है। साम्राज्य आप देख ही सकते हैं इनका कितना बड़ा साम्राज्य था, यहाँ तक देखिए आप देख सकते हैं, ये पूरा आप ये देखिए ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो अब हट चुका है यहाँ से, लेकिन यहाँ तक देखिए आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा था, ठीक है, जो तेलंगाना वाला भाग इससे अलग हो गया है। तो ये जो आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा भी आता था, इसके अंतर्गत महाराष्ट्र वाला हिस्सा भी आता था, ठीक है। तो महाराष्ट्र और कुछ कर्नाटक का हिस्सा भी आता था, तो इसके अंतर्गत ये सब हिस्से आते थे, ठीक है। इस वंश का संस्थापक सिमुक था। कौन था? सिमुक था। और सिमुक की बात करें, ठीक है, इस वंश का संस्थापक सिमुक था, सिमुक, ठीक है। इस वंश का शक्तिशाली शासक सातकर्णी प्रथम था। कौन था जी? सातकर्णी प्रथम था। और इसके बारे में बात करें तो सातकर्णी प्रथम के बाद उसकी पत्नी नागनिका ने संरक्षिका के रूप में शासन किया। नागनिका ये वाली जो महारानी, ये जो रानी है, ठीक है, इनकी पत्नी थी सातकर्णी की, ठीक है। इमेज आपको यहाँ दिख रही होगी, ठीक है। ये जो आपको इमेज दिख रही है यही थी रानी नागनिका, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसे ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे जाए, ठीक है। देखिए इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है, इस वंश का शक्तिशाली शासक था, उसका नाम था, इस वंश का शक्तिशाली शासक था सातकर्णी प्रथम। कब तक? कौन सा थी? इस वंश का शक्तिशाली शासक था, नाम था इसका सातकर्णी प्रथम। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और तथा 1 राजसूय यज्ञ कराया। क्या कराया था इसने? 2 अश्वमेध यज्ञ। क्या कराया था जी इसने? 2 तो कराए थे इसने अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। 2 तो इसने अश्वमेध यज्ञ कराए, ठीक है, एवं 1 राजसूय यज्ञ कराया, राजसूय यज्ञ कराया, यानी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। देखिए राजसूय यज्ञ जो होता था ये शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। किसके लिए होता था जी? शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था ये, ठीक है। यानी अपनी शक्ति का शौर्य दिखाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए, ठीक है, ये यज्ञ किया जाता था, ठीक है। ये यज्ञ किया जाता था, ठीक है, शक्ति प्रदर्शन के लिए, शक्ति दिखाने के लिए। और जो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था ये साम्राज्य विस्तार को लेकर के होता था। किसको होता था? साम्राज्य विस्तार को लेकर के, याद रखना, साम्राज्य विस्तार को लेकर के, ठीक है। तो 2 इसने अश्वमेध यज्ञ कराया तथा 1 राजसूय यज्ञ कराया था इसने, नाम था इसका सातकर्णी प्रथम। तो सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए तथा 1 राजसूय यज्ञ कराया।
इसने बौद्धों तथा ब्राह्मणों को, सातकर्णी प्रथम ने बौद्धों, ठीक है, बौद्धों, ठीक है, बौद्धों तथा ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा का प्रचलन किया, देने की प्रथा प्रारंभ की। और इस प्रथा को क्या कहा गया जी? इस प्रथा को सामंती प्रथा कहा गया। इस प्रथा को सामंती प्रथा कहा गया, ठीक है। तो सामंती प्रथा का प्रचलन कहाँ से होता है? तो सामंती प्रथा की अगर हम प्रचलन की बात करें तो सामंती प्रथा का जो प्रचलन होता है वो कहाँ से होता है? वो सातकर्णी प्रथम यानी इसी के शासन काल में सामंती व्यवस्था का प्रचलन होता है। तो याद रखना, सामंती व्यवस्था का प्रचलन इसी के शासन काल में हुआ था। और इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जो पत्नी थी नागनिका, इन्होंने एक अभिलेख लिखा था जिसका नाम है नानाघाट अभिलेख, ठीक है। तो नानाघाट, ठीक है, नानाघाट अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसने ब्राह्मणों तथा बौद्धों को करमुक्त भूमि दाने दी, ठीक है, दान की। और इस प्रथा को सामंती प्रथा कहा गया। क्या कहा गया चाहिए? सामंती प्रथा कहा गया था, ठीक है। तो सामंती प्रथा यहीं से प्रारंभ होती है। अब सामंती प्रथा है क्या, इसमें बता देता हूं मैं। देखिए, सामंती प्रथा बाद में जाकर के आगे बहुत बड़े स्तर पर आ गई थी और एक सामंत वर्ग उभर करके सामने आया था। आगे जाकर के सामंती प्रथा का प्रचलन और ज़्यादा बड़े स्तर पर हो गया था। इन्होंने जाकर के जैसे धीरे धीरे यहीं से सामंत होते हैं और इन्हीं के जो सामंत होते हैं कुषाणों के, जो आगे जाकर के आप देखेंगे जब गुप्त काल में बताऊंगा, तो गुप्त काल जो सामंत होते हैं, ठीक है, गुप्त काल जो होते हैं वो सामंत होते हैं और सामंत होते हैं, ठीक है। और वो अपना एक साम्राज्य स्थापित करते हैं, कहाँ पर? ठीक है, एक वंश चलाते हैं वो, जिसे कहते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश बहुत बड़े स्तर पर चलता है। सामान्यतः गुप्त वंश की जो स्थापना होती है वो 240 एडी में ही हो जाती है, लेकिन इस समय तक शासक कोई महत्वपूर्ण नहीं थे। सातवाहनों के वो सामंत होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक उस टाइम तक शासक नहीं आते, लेकिन उनका जो सबसे शक्तिशाली शासक आता है वो आता है, ठीक है, नाम होता है इसका चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम होता है? चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक आता है जो 319 एडी में अपना साम्राज्य स्थापित करता है। 335 तक इसका साम्राज्य चलता है, 335-34 तक इसका साम्राज्य चलता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो भी शासक आते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आपने नाम सुना भी होगा। गुप्त वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है नाम होता है उसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। लेकिन उससे पहले एक शासक और आता है जिसे कहते हैं भारत का नेपोलियन, ठीक है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज, कवि की उपाधि भी दी जाती है और इसे इनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। इसे वीणा, ये कवि प्रिय भी था, वीणा वादन भी था, वीणा वादक भी था, ठीक है। कविराज की उपाधि भी दी जाती है उसे और उसे नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया था? तब विसेंट स्मिथ के द्वारा, विसेंट स्मिथ के द्वारा, ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एकदम तथ्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब आप देखोगे तो क्योंकि समुद्रगुप्त की हम बात कर रहे हैं तो समुद्रगुप्त का जो शासनकाल आता है वो 300, ठीक है, समुद्रगुप्त के शासनकाल की बात करें तो समुद्रगुप्त का शासनकाल 334 से आता है, ठीक है, तो यहाँ से आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्टा, इसकी जो जन्म होता है इसका 1789 सनी 1789 में इसका जन्म होता है, ठीक है। 1804 में ये फ्रांस का शासक बनता है, ठीक है, और फ्रांस का शासक बनने के बाद 1822 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो पहले जो अगर बात करें तो पहले कौन आता है? पहले आते हैं समुद्रगुप्त। उसके बाद कौन आता है? बहुत बाद में जाकर के कई हजार साल बाद आता है कौन? नाम आता है इसका नेपोलियन बोनापार्टा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि, ठीक है, कैसे कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जा सकता है? क्योंकि नेपोलियन ने पहले काम किए थे या फिर समुद्रगुप्त ने? तो पहले तो समुद्रगुप्त आ चुके थे। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान चलाए थे, 12 शासकों को हराया था। उत्तर के 12 शासकों को पराजित किया, दक्षिण के 12 शासकों को पराजित किया, जिसका इसमें अभिलेख मिलता है, ठीक है। जो इसका अभिलेख है प्रयाग स्तंभ लेख में जो पंक्तियां लिखी हुई हैं, पंक्तियों में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। 13वीं पंक्ति, 14वीं पंक्ति, 19वीं पंक्ति, 20वीं पंक्ति, 21वीं पंक्ति, 23वीं, 24वीं पंक्ति, इनमें इसका उल्लेख मिलता है समुद्रगुप्त का, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को उसके उत्तर और दक्षिण भारत के शासकों को पराजित करने के उसमें इसे भारत का नेपोलियन कहा गया था। एक इसने कहा था विसेंट स्मिथ। ये सभी जो इतिहासकार थे सब विदेशी थे, इसलिए इन्होंने विदेशी की उपमा इनको दे दी, जबकि देना चाहिए कि इनकी उपमा उसको देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नाम ही गलत दे दिया। तो ये मुझे बहुत बेकार लगता है, ठीक है। आपके जो भी तर्क हों तो आप बताना कि आपको सही लगता है नहीं लगता है, ठीक है। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि जो चीज़ें गलत हैं उसको गलत को गलत बताया जाए,
ठीक है। देखिए, तो इन्होंने बौद्धों तथा ब्राह्मणों को, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, तो इन्होंने बौद्धों तथा ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि दान में दी, ठीक है। और इन्होंने एक सामंती व्यवस्था का प्रचलन किया था। ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, नानाघाट अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। देखिए, इसके बाद सातकर्णी के बाद हॉल जो था, हॉल प्रमुख शासक था, तो हॉल आया, ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। हॉल के शासन काल में कुछ विद्वान भी रहते थे, ठीक है। तो प्राकृत भाषा में, ठीक है, गाथा सप्तशती की रचना, प्रेम गाथाओं का वर्णन मिलता है इसमें हॉल का। तो हॉल आता है सातकर्णी प्रथम के बाद, हॉल आता है, ठीक है, हाल, ठीक है, हाल शासक आता है। और ठीक है, इसने गाथा सप्तशती की रचना करी थी, किसी की भाषा में, प्राकृत भाषा में, ठीक है। तो प्राकृत भाषा में इसने सप्तशती की रचना करी थी और इसकी प्रेम गाथाओं का इसमें उल्लेख मिलता है हॉल का, ठीक है। गुणाढ़ भरत कथा कोश ग्रंथ की रचना करी गई थी इसी शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है सातकर्णी प्रथम की, तो इसके बाद इसकी पत्नी, सातकर्णी प्रथम के बाद उसकी पत्नी नागनिका ने संरक्षिका के रूप में कार्य किया, ठीक है। किसके रूप में, संरक्षिका के रूप में कार्य किया था। आप देख सकते हैं ये नागनिका है, ठीक है। और ये, ठीक है, विश्व की पहली, ठीक है, सामग्री नागनिका सातकर्णी यानी पहली महिला शासिका है, शासक के रूप में इन्होंने कार्य किया था, ठीक है। चलिए, यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहनों का अंतिम शक्तिशाली शासक था। यज्ञश्री सातकर्णी जो था वो सातवाहनों का सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक था, ठीक है। और याद रखना, देखिए दो चीजें तो आप याद रखिए, कोई भी एग्जाम हो दो चीजें आप याद रखना, एक तो सबसे पहला शासक, सबसे पहला शासक, ठीक है, सबसे पहला शासक, ठीक है, और सबसे लास्ट का शासक। तो सबसे पहला शासक और सबसे अंतिम शासक, ये दो चीजें तो आप याद रखिए, सबसे अंतिम शासक, ठीक है, सबसे अंतिम शासक। तो दो चीजें तो आप याद रखिए कि एक तो पहला, ठीक है। और ये जो दो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है सिमुख। क्या नाम है इनका, सिमुख। तो सिमुख इनका नाम है, ठीक है, ये दिखाई जा रहा है सिमुख, तो सिमुख इनका नाम है, याद रखना। ये जो आपको इमेज दिख रही है यही है आपके सिमुख, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट की बात करें, ठीक है। उसके बाद आता है गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। आप देख सकते हैं इमेज, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। देखिए, इस वंश का सबसे महान और सबसे शक्तिशाली शासक नाम था इसका गौतमीपुत्र सातकर्णी। 106 ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी इसका शासनकाल होता है। सबसे महान और सबसे शक्तिशाली शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसने नहपान को पराजित किया। नहपान कौन था, एक शक शासक नहपान था, ठीक है। नहपान की बात करें तो मैंने बताया था जब शक भारत में आए तो भारत में इनकी शकों की कई शाखाएं थी, 4 शाखाओं में आए थे भारत, ठीक है। तो इन्होंने शकों को पराजित किया था, तो शक 4 शाखाओं में भारत आए थे, ठीक है, भारत आए थे। तो उनमें से एक शाखा इसकी कहाँ पहुंच गई थी, नासिक वाले क्षेत्र में पहुंच गई, एक मालवा, एक, ठीक है, एक आपके मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, एक मथुरा वाले क्षेत्र में, और एक तक्षशिला वाले क्षेत्र में रह गई थी। पहली जो शाखा थी, जो इनकी दूसरी शाखा आती है जो पहले मध्य प्रदेश में रहती है यानी मालवा वाले क्षेत्र पर रहती है, तो इनको मार करके भगा दिया जाता है। मालवा का एक शासक था, स्थानीय शासक होता है, शकों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक स्थानीय शासक होता है, नाम होता है इसका विक्रमादित्य, ठीक है। तो स्थानीय शासक, ठीक है, स्थानीय शासक विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य। ये बात है हमारी 57 BC की। कब है ये, 57 BC, ठीक है। तो 57 BC की बात है ये। तो 57 BC में, 57 ईसा पूर्व में जब शक मथुरा वाले क्षेत्र में, सॉरी, ठीक है, मालवा वाले क्षेत्र में बसे, तो मालवा का एक शासक था, स्थानीय शासक, नाम था इसका विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के द्वारा शकों को पराजित कर दिया जाता है और शकों को वहाँ से भगा करके मथुरा की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। तो शकों की जो पहली शाखा थी ये मथुरा में बसी, वहाँ पे बसी थी मालवा में, वो जाकर के फिर मथुरा में बस जाती है। और यहीं से एक संवत का प्रारंभ होता है जिसे कहते हैं हम शक, ठीक है। ये जो संवत था विक्रम संवत 57 BC, विक्रम संवत की शुरुआत यहीं से होती है। विक्रमादित्य शासक ने चलाया था, इसलिए विक्रम संवत कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जो भारत में कैलेंडर चलते हैं, एक तरफ शक संवत, एक तरफ विक्रम संवत होता है, ठीक है। तो शक संवत और विक्रम संवत, ठीक है। तो एक तो 78 AD में आता है, 78 AD में जो कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, और एक आता है ये विक्रम संवत 57 BC, जो किस में आता है, जो इधर साइड में होता है, ठीक है। चलिए, तो इसने शक शासक नहपान को पराजित कर मार डाला। किसको पराजित किया था, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित करके मार डाला था। इसने मालवा व काठियावाड़ पर भी अधिकार कर लिया। मालवा, मैंने कहा था ना मालवा मध्य प्रदेश वाला था, तो यहीं पर थे शक, और इनको पराजित कर दिया था, मालवा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है।
इसके बारे में जानकारी नासिक अभिलेख से मिलती है। नासिक अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, मैंने बताया था नासिक अभिलेख। ठीक है, नासिक अभिलेख के बारे में जो मैंने वहाँ पे बात करी थी। ठीक है, तो नासिक अभिलेख के बारे में, नासिक अभिलेख से हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। इन्होंने सामंती व्यवस्था का प्रचलन किया था। ठीक है, इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। किसके शीशे के, किसके सिक्के? सिक्कों की बात करें तो इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। सिक्के चलाए थे किसके? शीशे के। ठीक है, तो इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। किसके शीशे, किसके सिक्के जी? शीशे के सिक्के। इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। इन्होंने शीशे के सिक्कों का प्रचलन किया। ठीक है, ठीक है, इन्होंने शीशे के सिक्कों के शीशे के सिक्के चलाए। शीशे के साथ साथ इन्होंने प्रोटीन के सिक्के चलाए। ठीक है, तो प्रोटीन, चांदी, कांसे, सिक्के। ठीक है, शीशे के सिक्के चलाए, कांसे के सिक्के चलाए। ठीक है, कांसे के सिक्के भी चलाए थे इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कांसे के सिक्के चलाए भी। ठीक है, इन्होंने चांदी के भी सिक्के का प्रचलन किया। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों के द्वारा शीशे के सिक्के चलवाए गए थे? तो याद रखना, सातवाहन वंशों के शासकों के द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए थे। इन्होंने देखिए, इन्होंने अमरावती कला शैली का विकास भी किया था। तो अमरावती की शैली का विकास, ठीक है, अमरावती शैली का विकास याद रखना, अमरावती शैली का विकास। ठीक है, तो अमरावती शैली का विकास इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, शैली का विकास। ठीक है, तो अमरावती शैली का विकास इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो याद रखना अमरावती शैली का विकास। ठीक है, और इन्होंने, ठीक है, इन्होंने कार्ले चैत्य का निर्माण किया था। कला की बात करें तो कार्ले चैत्य, और देखिए इनमें इन्होंने ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। अपने जो इन्होंने जितनी भी चीज़ें लिखी थी उसमें इन्होंने किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो सातवाहन वंशों के शासकों के द्वारा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। सामंती व्यवस्था का प्रचलन किया गया था। इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। ठीक है, तो सातवाहन वंशों से संबंधित यही चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए, इनसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? सातवाहन वंशों के शीशे के सिक्कों के बारे में। ठीक है, अगला जो वंश आता है इसका नाम होता है चेदी वंश। ठीक है, अगला जो वंश आता है इसका नाम है चेदी वंश। क्या है जी? चेदी वंश। ठीक है, अगला वंश है चेदी वंश, और चेदी आप जान रहे हैं। ठीक है, चेदी कहाँ पे थे? कलिंग में थे, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, वर्तमान उड़ीसा वाले क्षेत्र में कलिंग। ठीक है, कलिंग का चेदी वंश भी कहते हैं इसे। और जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। तो कलिंग का चेदी वंश आता है। क्या आता है जी? कलिंग का चेदी वंश। ठीक है, कलिंग का चेदी वंश। ठीक है, तो इस वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक था महामेघवाहन। कौन था? इस वंश का संस्थापक था महामेघवाहन। कौन था जी? महामेघवाहन। इस वंश का संस्थापक था महामेघवाहन। इस वंश का संस्थापक था महामेघवाहन। इस वंश की राजधानी थी शक्तिमती या शक्तिवती। ठीक है, शक्तिमती या शक्तिवती। ठीक है, इस वंश की जो राजधानी थी शक्तिमती या शक्तिवती। ठीक है, शक्तिमती भी कहते हैं इसे। इस वंश की राजधानी शक्तिमती या शक्तिवती थी। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था इसका नाम था खारवेल। क्या नाम था? खारवेल। खारवेल इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, और देखिए खारवेल, पहले क्या हुआ था, जो कलिंग पर आक्रमण किया गया था महापद्म नंद के द्वारा। पहले जो आक्रमण किया जाता है वो महापद्म नंद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कलिंग पर जो आक्रमण किया था वो महापद्म नंद ने किया था। कलिंग पर सबसे पहले आक्रमण महापद्म नंद के द्वारा किया गया। ठीक है, तो कलिंग पर सबसे पहले जो आक्रमण किया गया था वो महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। नंद वंश का शासक था। जब इसने कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है, साम्राज्य विस्तार को लेकर के अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था, और इसने कुछ समय के लिए कलिंग को मिला लेता है अपने साम्राज्य में। ठीक है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं हो पाता है। जब इसने कलिंग पर आक्रमण किया था तो वहाँ से जिनसेन की मूर्ति उठाकर ले आया था। ठीक है, तो महापद्म नंद यहाँ से जिनसेन की मूर्ति उठाकर ले आया। जिनसेन कौन थे? जैन धर्म के। ठीक है, ये जैन धर्म के
जैन भिक्षु थे ये, और इनकी मूर्ति थी जिनसैन की कलिंग में लगी हुई थी। तो ये कलिंग से जिनसैन की मूर्ति उठा करके इसने वहाँ पे ले आया था, कहाँ पर, जो इसकी राजधानी थी, ठीक है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ले आया था, और पाटलिपुत्र में ला करके उसे उसे लगा दिया था, ठीक है। बाद में राजधानी राजगृह चेंज हो गई थी। तो इसकी जो राजधानी थी राजगृह, ठीक है, ये जो राजधानी थी, क्योंकि दोनों एक जगह ही थे, थोड़े ज़्यादा दूर नहीं है, मिले हुए हैं। तो इनकी राजधानी में ला करके स्थापित कर दी, जिनसैन की मूर्ति राजधानी में ला करके स्थापित कर दी। बाद में खारवेल के द्वारा पुनः मगध पर आक्रमण किया जाता है, और कलिंग की मूर्ति को जिनसैन की मूर्ति को वापस कलिंग में ला करके रख लेता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा आक्रमण जो किया था, वो दूसरा आक्रमण किसने किया था? दूसरा आक्रमण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, साम्राज्य विस्तार को लेकर के। किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दूसरा आक्रमण किया गया था साम्राज्य विस्तार को लेकर के कलिंग पर, लेकिन वो असफल आक्रमण माना जाता है। उसके बाद जो कलिंग पर आक्रमण किया गया था 261 बीसी में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ, देखिए, कलिंग युद्ध में अशोक ने अनंत पद्मनाभम, ठीक है, अनंत पद्मनाभम, ठीक है, खारवेल का शासक था, ठीक है, चेदी वंश का शासक था। तो कलिंग युद्ध में अशोक ने अनंत पद्मनाभम, देखिए याद रखना, अनंत पद्मनाभम को हराया, ठीक है। नंदराज नहीं थे, अनंत पद्मनाभम थे वो, चेदी वंश, ठीक है, नंदराज नहीं थे वो, ठीक है। मैंने देखा है कि नंदराज काफी लोगों ने बताया है, ठीक है। तो वो अनंत पद्मनाभम थे। अनंत पद्मनाभम को अशोक ने पराजित किया था 261 बीसी में। 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक का नाम था इसका अनंत पद्मनाभम। यह चेदी वंश का शासक था। 261 ईसा पूर्व में दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में अशोक की जीत होती है और पद्मनाभम की हार होती है, और यहाँ पर अशोक ने पूरी तरीके से इसको तहस नहस कर दिया था। और इसकी राजधानी थी उस समय, कलिंग की राजधानी थी तौसली। कौन सी थी? तौसली। तो तौसली इसकी राजधानी थी, और इसने तौसली पर ही आक्रमण किया था और आक्रमण करके इसको तहस नहस कर दिया था, ठीक है। तो ये था चेदी वंश, और इसमें सबसे शक्तिशाली प्रतापी शासक था, इसका नाम था खारवेल। इस वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक नाम था इसका खारवेल, ठीक है। खारवेल आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक खारवेल था, ठीक है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक खारवेल था, ठीक है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली खारवेल था, ठीक है। बाद में मगध पर आक्रमण किया था, ठीक है। और इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? देखिए, ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है। इमेज थोड़ी सी कटी हुई है, ठीक है। तो ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेख से इस विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो खारवेल के बारे में इसके हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, और इसी से जानकारी मिलती है हमें कि खारवेल के द्वारा मगध पर आक्रमण किया गया था, और वहां से मगध से जिनसैन की मूर्ति को वापस ले आया था, जो महापद्म नंद के द्वारा मगध में ले जाई गई थी। तो मगध से जिनसैन की मूर्ति को वापस किस शासक के द्वारा लाया गया था? वो खारवेल के द्वारा लाया गया था। खारवेल कौन था? तो खारवेल इस वंश का शक्तिशाली था। खारवेल का सबसे शक्तिशाली नाम खारवेल, और खारवेल ने आक्रमण किया था मगध पर, ठीक है। तो ये हमारा आज चेदी वंश और सातवाहन वंश आज खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में ठीक है, जो बात करेंगे शकों के बारे में बात करेंगे। शक कहाँ से आए, कैसे आए, किन शाखाओं में बट के आए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।